नमस्कार। आज मैं आपको अष्टांग हृदय सूत्र स्थान का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाऊंगी, जिसमें सारी के सारे बेसिक्स टॉपिक क्लियर हो जाएंगे आपके और वो आगे जाके काफ़ी यूज़फुल रहेंगे। तो जो अष्टांग हृदय का काल होता है वो 7वीं शताब्दी बताया गया है, ये आप नोट कर लीजिए। अष्टांग हृदय में टोटल चैप्टर्स 120 है, ठीक है। सूत्र स्थान के अंदर टोटल चैप्टर 30 बताए गए हैं। अष्टांग हृदय में टोटल स्थान 6 है। सूत्र स्थान, शारीर स्थान, निदान स्थान, चिकित्सा स्थान, कल्प स्थान और उत्तर तंत्र, ठीक है। आगे इसमें टोटल चैप्टर्स कितने हैं वो आपको वीडियो के एंड में पता चल जाएगा। अभी स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर। इसमें अष्टांग हृदय में ब्रह्मानंद त्रिपाठी की हम बुक पढ़ते हैं, जिसमें निर्मला टीका की गई है, ठीक है। जैसे कि आपको दिखाया गया निर्मला टीका। फिर इसके बाद में मंगल आचरण बताया है। राग आदि रोगान सतत अनुशक्तान शेष काय प्रसृतान शेषान औत्सुक्य मोह अर्ति आद्यगान यो अपूर्व वैद्याय नमो अस्तु तस्मै। ये आप एक बार रीड कर लीजिएगा, उसके बाद में ही चैप्टर को स्टार्ट करना है। फर्स्ट चैप्टर का नाम है आयुष काम्य अध्याय, अर्थात आयुष काम्यम अध्यायम व्याख्यास्यामः। आयुष काम्य मतलब जो आयु की कामना करने वाले के लिए जो हितकर है, उस अध्याय की व्याख्या पढ़ेंगे अब हम, ठीक है। फिर इसके बाद में आयुर्वेद का प्रयोजन बताया गया है। धर्म अर्थ सुख साधनम, धर्म अर्थ काम, इन 3 पुरुषार्थों का साधन की आयु है। अतः आयु की कामना करने वाले पुरुष को आयुर्वेद शास्त्र में निर्दिष्ट उपदेशों में परम आदर करना चाहिए। तो आयुर्वेद का प्रयोजन क्या है? धर्म अर्थ सुख साधनम। फिर इसके बाद में आयुर्वेद का अवतरण बताया गया, जो कि ऑलमोस्ट सभी बच्चों को याद होता है। फिर भी एक बार रीड कर लेते हैं। ब्रह्मा जी से आयुर्वेद शास्त्र का स्मरण किया तो सबसे पहले जिन्होंने अपना ज्ञान दक्ष प्रजापति को दिया, दक्ष प्रजापति से अश्वनी कुमारों को पढ़ाया, अश्वनी कुमारों से देवराज इंद्र को दिया, देवराज इंद्र अत्रि पुत्र आदि महर्षियों को पढ़ाया, जिनके 6 शिष्य थे, अग्निवेश, भेल, जत्रुकन, पाराशर, हारित, शार्पणी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कैसे आयुर्वेद शास्त्र की रचना की गई विस्तार से। इसके बाद में आयुर्वेद के 8 अंग हैं। ये भी बहुत बारी पूछते हैं स्टूडेंट्स जो नए नए आते हैं कि आयुर्वेद में हम किस चीज़ की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो काय चिकित्सा, बाल ग्रह, उदरभंग, शल्य, दंष्टा, जरा, वृषाण, अष्ट अंगानी, दश्य, आहु चिकित्सा, येषु संश्रिता। काय चिकित्सा मेडिसिन डिपार्टमेंट, बाल तंत्र, कुमार नृत्य, बच्चों की चिकित्सा, गृह चिकित्सा, भूत विद्या, ठीक है। उदरभंग चिकित्सा शालाक्य तंत्र को बोलते हैं, शल्य चिकित्सा सर्जरी, दृष्टा विष चिकित्सा, ठीक है। फिर आता है अगत तंत्र के अंदर आता है जरा चिकित्सा, रसायन तंत्र के लिए आता है वृष चिकित्सा, वाजीकरण। ये 8 अंग है जिनकी हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। आफ्टर यूजी आपको इनके अंदर स्पेशलाइजेशन भी कर सकते हैं, MD है MS। फिर इसके बाद में हम बात करते हैं, ये चैप्टर आपको रीड नहीं करना है, यहाँ पे 2 पॉइंट रीड नहीं करने। फिर आयुर्वेद में दोष बताए गए हैं। 3 तरह के दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ, ठीक है, सभी की बॉडी में रहते हैं। फिर विकृत अविकृता देहम घनंती ते वर्तयंती, जब यही दोष विकृत अवस्था में बढ़ जाते हैं, अविकृत या फिर कम हो जाते हैं, तो फिर रोग उत्पन्न कर देते हैं। तीनों वात आदि दोष विकृत अर्थात बड़े हुए अथवा क्षीण हुए शरीर का विनाश कर देता है। अविकृत जब ना वो बढ़ते हैं ना ही कम होते हैं, सम अवस्था में रहते हैं, तो जीवन दान का काम करते हैं। फिर चलते हैं दोषों के स्थान और प्रकोप का। मोस्टली वात दोष जो रहता है वो नाभि से नीचे वाले अंगों में रहता है। पित्त दोष नाभि और हृदय के बीच में। कफ दोष का स्थान उधर जत्रुगत बताया गया, हृदय के ऊपरी भाग में। फिर आगे व्यय के अनुसार काल बताया गया है। वृद्धावस्था में वात दोष की वृद्धि रहती है, काल की घोड़ी। मध्यम अवस्था में पित्त दोष की वृद्धि रहती है और कफ दोष की वृद्धि बाल्यावस्था के अंदर रहती है।
तो आपने कभी एनालाइज भी किया होगा, जो जो डिसीज़ होती है वो इसके अकॉर्डिंग भी मोस्टली दिखती है। उसके बाद दोषों का अग्नि पर प्रभाव क्या है। वात दोष में विषम अग्नि रहती है, पित्त दोष होगा तो तीक्ष्ण अग्नि होगी, कफ दोष होगा तो मंद अग्नि होगी। अगर तीनों दोष सम मात्रा में होंगे तो अग्नि भी सम होगी। फिर इसके बाद दोषों का कोष्ठ पर क्या प्रभाव रहता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। क्रूर कोष्ठ होती है, मृदु होती है, मध्य, 3 तरह की कोष्ठ होती है। ठीक है, वात दोष में क्रूर कोष्ठ रहेगी, पित्त दोष में मृदु कोष्ठ रहेगी, कफ दोष में मध्यम रहती है और तीनों दोष के सम रहने पर भी मध्यम रहती है। फिर हम चलते हैं वात दोष के गुण। रुक्ष, लघु, शीत, खर, सूक्ष्म, जल, अनिल। ये श्लोक आप याद कर लेना। वात दोष के 6 गुण बताए गए हैं। ठीक है, जो लघु गुण होता है वो वात दोष का भी होता है और पित्त दोष का भी होता है। पित्त दोष के गुण पढ़ते हैं हम। वायु को योग वायु भी कहा गया है। ठीक है, पित्त दोष के लिए बोला गया है पित्तम सस्नेहम तीक्ष्णम उष्णम लघु विश्रम सरम द्रवम। जो स्निग्ध, तीक्ष्ण, उष्ण, लघु, विश्र, आमगंध वाला सर, ये प्रॉपर्टीज किसकी होती है, पित्त दोष की होती है। उसके बाद में बात करते हैं कफ दोष की। कफ दोष के लिए बोला गया स्निग्ध है, शीतो, गुरु, मंद है, लक्षणों, मृत्सन, स्थिर है, कफ है। कफ दोष क्या होता है, स्निग्ध, शीत, गुरु, मंद, लक्षण, मृत्सन तथा स्थिर। कफ दोष में पूछा जाता है जो मृत्सन गुण होता है वो किसका होता है, कफ दोष का होता है, ये ध्यान रखना है। तो वात दोष में 6 गुण हो गए, पित्त दोष में 7 गुण हो गए, कफ दोष में भी 7 गुण हो गए। आगे है सन्निपात और संसर्ग की परिभाषा। जब 2 दोष आपस में मिल जाते हैं, वात, पित्त, पित्त, कफ, तो संसर्ग कहते हैं। सन्निपात जब हम कब करेंगे, जब तीनों दोष मिल जाते हैं, वात, पित्त और कफ। फिर आता है धातु बताई गई है। रस, आश्रित, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, धातु। धातु 7 तरह के होते हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। इनको धातु कहते हैं। जब वात आदि दोष धातु के साथ मिल जाते हैं तो दुष्य का काम करते हैं, तो दुष्य भी 7 हो गए। फिर मल बताया 3 प्रकार के मल होते हैं, मूत्र, सकृत, स्वेद। ठीक है, मूत्र के थ्रू मल निकलता है, पुरुष के थ्रू निकलता है, स्वेद के थ्रू मल निकलता है। आगे है दोष तथा धातु मलों की वृद्धि एवं क्षय। जब तीनों दोष, धातु और मल इनके समान गुण धर्म वाले द्रव्य का हम सेवन करते हैं तो दोषों की वृद्धि होती है, और उसके अपोजिट विपरीत गुण वाले पदार्थों का सेवन करेंगे तो इनका क्षय होएगा बॉडी के अंदर। फिर हमें रस बताए गए हैं। 6 तरह के रस होते हैं, स्वादु, अम्ल, लवण, तिक्त, उष्ण, कषाय। यहाँ पे उष्ण कटु को बोला गया है, ये ध्यान रखना है। षड द्रव्यम आश्रित आस्ते च यथा पूर्वम बला वह। इन सभी में से मधुर रस सबसे अधिक बलवर्धक होता है। उसके बाद सभी रस उत्तरोत्तर बलनाशक होते हैं। ठीक है, फिर रसों का वात आदि पर प्रभाव, ये आप रीड कर लेना। ठीक है, प्रथम 3 जो दोष होते हैं, मधुर, अम्ल, लवण, वात दोष को नष्ट करते हैं। ठीक है, फिर आता है कफ दोष के लास्ट के 3 याद कर लेना, कटु, तिक्त, कषाय। फिर बचा पित्त, कषाय, तिक्त, मधुर, पित्त दोष को नष्ट करता है। उसके बाद द्रव्यों का वर्णन बताया गया है। 3 तरीके से होता है, शमन, कोपन और स्वस्थित। शमन जिसमें दोषों को शांत कर देते हैं, कोपन वात आदि दोषों को कोपित करने वाला, और स्वस्थित जो स्वस्थ के स्वास्थ्य को बनाए रखने वाले द्रव्य होते हैं। 3 तरह के द्रव्य होते हैं। ठीक है, ध्यान में आ गया, शमन जो शांत करे, जो बढ़ाए, और जो स्वस्थ रखे। फिर इसके बाद आगे चलते हैं, वीर्य बताए गए हैं। 2 तरह के वीर्य होते हैं, उष्ण वीर्य और शीत वीर्य। फिर विपाक होता है 3 तरह का, मधुर, अम्ल और कटु। उसके बाद में द्रव्यों के गुण बताए गए हैं। द्रव्य के गुण कितने होते हैं, 20 होते हैं। गुरु, मंद, हीन, स्निग्ध, लक्षण, सांद्र, मृदु, स्थिर। 10 ये हो गए, 10 इसके अपोजिट कर दो। गुरु का जैसे लघु हो गया, ठीक है, मंद, तीक्ष्ण, शीत, उष्ण, स्निग्ध, रुक्ष, लक्षण, कर, सांद्र, द्रव, मृदु, कठिन, स्थिर, सर, सूक्ष्म, विशद, पिच्छिल। ठीक है, यहाँ नीचे लिखा होगा सूक्ष्म, स्थूल, यहाँ पे स्थूल कर लेना। फिर उसके बाद में रोग और आरोग्य के कारण बताए गए हैं। किस वजह से रोग होता है, जब काल, अर्थ, कर्म इन तीनों का हीन योग होता है, मिथ्या योग होता है, अति योग होता है, तो क्या रोग की अवस्था आती है। जब ये तीनों चीज सम अवस्था में रहते हैं, समयस्यो,
तो फिर आरोग्य की अवस्था रहती है। यही लिखे काल अर्थ कर्म के हीन योग, मिथ्या योग, अतियोग, रोग या रोगों की उत्पत्ति में एकमात्र कारण होते हैं तथा काल अर्थ और कर्म का सम्यक योग आरोग्य का एकमात्र कारण होता है। फिर आगे रोग आरोग्य में भेद बताए गए हैं। वात पित्त कफ तीनों की विषम अवस्था का नाम रोग है, ठीक है। और जब ये तीनों समावस्था में रहते हैं तो आरोग्य की अवस्था कहते हैं। फिर रोग दो तरह से होते हैं, एक नीच और आगंतुक। नीच जो वात आदि दोषों की वजह से उत्पन्न होते हैं, आगंतुक जो अभिघात बाहरी कारणों की वजह, चोट आदि लगने की वजह से होते हैं। फिर रोग के अधिष्ठान दो तरह से रोग रहते हैं, शरीर में और एक मन में रोग होता है। फिर मानसिक दोष बताए गए हैं, रज और तम दो होते हैं, दोनों में प्रधानता रज की होती है। फिर उसके बाद अष्टांग संग्रह ने वाग बोला है, सत्वरजतम को महागुण का है। फिर रोगी की तीन तरह से परीक्षा की जाती है, दर्शन, स्पर्शन और प्रश्न। देखकर, रोगी को स्पर्श करके, प्रश्न पूछकर। फिर रोग की परीक्षा की जाती है, वो रोगी की थी। रोग की परीक्षा 5 तरीके से की जाती है, निदान, पूर्व रूप, लक्षण, उपशय और संप्राप्ति जानकर। फिर उसके बाद में देश बताया गया है, दो तरह के देश होते हैं, एक भूमि देश और एक देह देश। देह देश जो हमारे शरीर को बताया गया, जिनके अवयवों को कहा गया भूमि देश, जिसमें 3 तरह के होते हैं, आगंतुक, जांगल और साधारण। जांगल देश में हवा ज़्यादा रहती है, यानी कि वात दोष की प्रधानता रहती है, ठीक है। आनुक देश में कफ दोष की प्रधानता रहती है और साधारण दोष में सभी दोष, तीनों दोष समावस्था में रहते हैं। फिर काल के बारे में बताया गया है, क्षण आदि व्याधि अवस्था चकालो भैंसज यौकृत। क्षण अर्थात प्रातःकाल तथा सायंकाल को बोलते हैं। रोग की अवस्था, आम अवस्था, जीर्ण अवस्था, इन दोनों कालों के अनुसार भैंसज योग किया जाता है। चिकित्सा दो तरीके से की जाती है, एक तो क्षण देख कर कि प्रातःकाल है या शाम का है। फिर रोग देखा जाता है आम अवस्था में है या जीर्ण अवस्था में है। फिर इसके बाद में औषध के भेद बताए गए हैं। 2 प्रकार से होती है, शोधन करने वाली, शमन करने वाली। शोधन अर्थात जो औषध पंचकर्म, वमन, विरेचन आदि विधि से शोधन कहा जाता है, ठीक है। शमन जो दोषों को शांत करने का उपचार करती है। फिर शारीरिक दोषों की चिकित्सा बताई गई है। वमन में हम कफ दोष में वमन कराते हैं, पित्त दोष में विरेचन कराते हैं और वात दोष में वस्ति का प्रयोग करते हैं। यही परम औषध बताई गई है। वात दोष के लिए तेल का प्रयोग करते हैं, पित्त के लिए घी का, कफ के लिए मधु का प्रयोग करते हैं। मानसिक दोष की चिकित्सा बताई गई है, धीर, धैर्य, आत्म आदि विज्ञानम। मानसिक दोष की चिकित्सा है धी बुद्धि का यूज़ करना, धैर्य का व्यवहार करना, आत्म आदि विज्ञान की क्या मेरे लिए सही है, इन सब का विचार करके मानसिक दोष की चिकित्सा करनी चाहिए। चिकित्सा के 4 पाठ बताए गए हैं, भीषक, द्रव्य, उपस्थाता, रोगी। भीषक यानी कि डॉक्टर, वैद्य। द्रव्य मेडिसिन, उपस्थाता जिसको हम नर्स, स्टाफ कहते हैं, परिचारक, रोगी, पेशेंट। ये चारों चिकित्सा के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर इनमें से कोई एक भी नहीं होगा तो चिकित्सा नहीं की जाएगी। फिर आगे इम्पोर्टेंस बताई है, वैद्य के 4 लक्षण बताए हैं, क्या क्या होने चाहिए वैद्य में। दक्ष होना चाहिए, तीर्थ होना चाहिए, शास्त्रार्थ होना चाहिए, दृष्ट कर्म, शुचि, ठीक है। 4 लक्षण क्या क्या होने चाहिए, वैद्य को दक्ष होना चाहिए, चिकित्सा कर्म कुशल, तीर्थ आचार्य से शास्त्र का ज्ञान अर्थ कर चुका हो, दृष्ट कर्म चिकित्सा विधि को जो अनेक बार देख चुका हो, प्रैक्टिस कर चुका हो, सूची जो शरीर और आचरण से भी पवित्र हो। ये 4 लक्षण किसके बताए हैं, वैद्य के। फिर बताया औषध के 4 लक्षण। औषध कैसी होनी चाहिए, बहुकल्प वाली होनी चाहिए, यानी कि स्वरस स्वाद फांड अनेक तरह की कल्पना कर सके, उसको बहुगुण होनी चाहिए, उसमें सभी गुणों से युक्त हो, संपन्न होनी चाहिए, सभी अपने गुणों की संपत्ति से जो युक्त हो। उसके बाद में योग्य, रोगी के योग्य हो, देश काल के अनुसार। ये औषध के 4 गुण बताए गए। फिर परिचारक, उपस्थाता के 4 गुण बताए गए हैं। अनुरक्त यानी कि जो रोगी से स्नेह करने वाला हो, सूची जो खुद भी औषध खिलाना, साफ सफाई का ध्यान रखता हो, दक्ष कुशल हो, बुद्धिमान, सूझबूझ कर काम करने वाला हो। फिर रोगी के 4 लक्षण बताए गए हैं। आढ़्य रोगी, भीषक, वश्य, ज्ञापक, सत्यवान भी। आढ़्य जिसके पास धन आदि की वो हो, फैसिलिटीज़ हो, पैसे वगैरह हो। भीषक वश्य जो वैद्य के अकॉर्डिंग अब ट्रीटमेंट मानने वाला हो, पथ्यों का सेवन करने वाला हो।
ज्ञापक अपने सुख दुख को कहने में सक्षम हो, क्या प्रॉब्लम है। ठीक है। 4th होना चाहिए सत्यवान, मानसिक शक्ति संपन्न और चिकित्सा काल में होने वाले कष्टों से घबराने वाला नहीं हो। ये सारी चीज़ें रोगी के अंदर होनी चाहिए। तो इसमें से इम्पोर्टेंट एग्जाम पढ़ने में से कई बार सूची और दक्ष गुण पूछा जाता है, और परिचारक का गुण भी है और वैद्य का गुण भी है। बाकी ये पॉइंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से याद करने में से काफ़ी बार क्वेश्चन आता है। अनुरक्त परिचारक का है। ठीक है। फिर आगे बताया गया असाध्य के अनुसार व्याधि के 2 भेद होते हैं, साध्य और असाध्य। फिर आगे इनके 2 भेद बताए गए हैं, एक सुख साध्य होता है, एक कृत साध्य होती है बीमारी। फिर आगे असाध्य के 2 भेद बताए गए हैं, याप्य और अनुक्रामक। फिर इसके बाद में हम चलते हैं कष्ट साध्य रोग के लक्षण, ये आप रीड कर लेना। शंकर बोला गया है इसको। फिर याप्य रोग को बोला गया है पथ्य अभ्यास आदि विपर्य। याप्य रोग वही है जो वैद्य के अकॉर्डिंग पथ्य आहार आदि का प्रयोग कर रहे हैं। प्रत्याख्या को अनुक्रामक भी बोला गया है। ठीक है। फिर त्याज्य रोगी किन को त्याग करना चाहिए, ये रीड कर लेना। किन पेशेंट की हमें ट्रीटमेंट नहीं करना है, ये भी पता होना चाहिए आपको। फिर ये कंप्लीट हो गया चैप्टर। आगे ये लास्ट में सूत्र स्थान में 30 चैप्टर बताया गया, शरीर में 6, निदान में 16, चिकित्सा में 22, कल्पना सिद्धि 1 ये 6 चैप्टर, उत्तर स्थान में 40। तो इस तरह से टोटल 120 चैप्टर हो गया है और आपका फर्स्ट चैप्टर भी खत्म हो गया। ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपनी क्लासमेट सीनियर जूनियर्स उनको भेजना जो यूजी की तैयारी कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए काफ़ी इजी रहेगा एक बार गो थ्रू करना। धन्यवाद।